तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीट की तैयारी कर रहे हैं और रीट की तैयारी में हमने सबसे पहले रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की तैयारी को जो चुना है उनमें हमने सबसे पहले पॉलिटी सब्जेक्ट यहाँ पे चुना है और ये रहा पॉलिटी का सब्जेक्ट, जिसमें से मोस्टली टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। उद्देशिका, भारत का संविधान, लोकतंत्र, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, धर्मनिरपेक्षता, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और यहाँ पे हम अब राज्य सरकार, पंचायती राज भी हमने पढ़ लिया है। हम यहाँ राज्य सरकार पढ़ रहे हैं, तो इसमें राज्य सरकार के अंग जैसे कि राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद हमने पढ़ लिया है। आज हम यहाँ पे ही ये जो राज्य सरकार यहाँ पे लिखा हुआ है इसी के अंतर्गत ये सब आएंगे दोस्तों। कौन कौन सा? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, है ना। तो आज हम मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का अध्ययन करेंगे। अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और आज शुरू करते हैं हम लोग मुख्यमंत्री। अब देखो, जैसे कि हमारे केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, वैसे ही हर राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा और उसके सलाह और सहयोग के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ऐसा ही अनुच्छेद 163 में लिखा गया है कि राज्यपाल के कार्यों में सहयोग और सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। जैसा कि सेम हमारे अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह और सहयोग देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। ऐसे ही राज्यों में दोस्तों एक मुख्यमंत्री होता है ना। तो इन मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री का काम संवैधानिक रूप से क्या होता है? राज्यपाल को अपने कार्यों में सलाह और सहयोग देना, ये इनका काम होता है दोस्तों, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद, इसमें लिखा गया है कि राज्यपाल को अपने कार्यों में सलाह और सहयोग देने के लिए, क्योंकि हमारे सारे काम तो राज्यपाल के नाम से ही होते हैं, जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, क्योंकि हमारा संवैधानिक मुखिया राज्यपाल होता है ना। तो सारे काम इसके नाम से होते हैं। तो इसको सहयोग, सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाएगा। मतलब कुछ मंत्रियों का चयन विधानसभा में से किया जाएगा जिन्हें हम कहेंगे मंत्रिपरिषद। और इसका मुखिया कौन होगा? इसका जो मुखिया होगा वह कहलाएगा मुख्यमंत्री। यह बात अनुच्छेद 163 में कही गई है। ये अनुच्छेद याद नहीं करने हैं दोस्तों, जो अनुच्छेद याद करना होगा वो मैं आपको अपने आप बता दूंगी। यद्यपि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, लेकिन अनुच्छेद 163(1) के अनुसार राज्यपाल अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब देखो दोस्तों, ये कह रहे हैं कि राज्यपाल जो भी काम करेगा वो मंत्रिपरिषद के सहयोग से ही करेगा, उनके सलाह से ही करेगा। लेकिन अनुच्छेद 163(1) में राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियाँ दी गई है ना। उन्हें क्या बोलते हैं हम? स्वविवेकीय शक्तियाँ, है ना। मतलब स्वविवेक से अपनी शक्तियों का प्रयोग करना, अपने विवेक से करना, मतलब किसी और से नहीं पूछना, ये होती है स्वविवेकीय शक्तियाँ। तो अनुच्छेद 163(1) में कहा गया है कि स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करते समय वह इस मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। चाहे तो ले सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ले ही। बाकी कार्यों में लेना ज़रूरी है। बाकी कोई भी कार्य राज्यपाल करेगा वो मंत्रिपरिषद से पूछ के ही करेगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो स्वविवेकीय शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग वह सिर्फ अपनी इच्छा से करेगा, मंत्रिपरिषद से नहीं पूछ सकता, है ना। तो दोस्तों, ऐसी स्वविवेकीय शक्तियाँ हमने राष्ट्रपति में तो नहीं पढ़ी थी। राष्ट्रपति के पास तो कोई स्वविवेकीय शक्तियाँ नहीं थी। राष्ट्रपति को तो हर कार्य मंत्रिपरिषद से पूछ के ही करना पड़ रहा था, है ना। तो यहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपाल में डिफरेंस हो जाता है कि राज्यपाल को कुछ स्वविवेकीय शक्तियाँ दी गई हैं जो राष्ट्रपति के पास नहीं है। अब देखो वो स्वविवेकीय शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। राज्य विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलने पर और किसी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दिया जाए अथवा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाए। अब क्या होता है कई बार कि जैसे विधानसभा के चुनाव होते हैं ना, और चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है ना। कई ज़्यादातर तो दोस्तों स्पष्ट बहुमत तो बहुत कम मिल पाता है ना। तो क्या करते हैं, गठबंधन की सरकारें बनती हैं। मतलब इस छोटे दल को अपनी तरफ जोड़ लिया, इस बड़े दल को इधर जोड़ लिया, है ना। ऐसे करके गठबंधन की सरकार बनती है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो गठबंधन भी बन ही नहीं पाता है ना। एक निश्चित डेट दी जाती है कि मतलब अब चुनाव हो गए, जैसे चुनाव हुए हैं और किसी भी दल की सरकार स्पष्ट बहुमत मतलब किसी भी दल को प्राप्त नहीं हुआ, तो मुख्यमंत्री सभी दलों को बोलेगा, राज्यपाल सभी दलों को बोलेगा कि इस डेट तक आप जो भी दल बहुमत साबित करेगा उसी की सरकार बना दी जाएगी, है ना। लेकिन जब उस डेट तक कोई भी दल बहुमत साबित नहीं कर पाता है, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, तो फिर राज्यपाल क्या करेगा, अपनी इच्छा से फिर
किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। यह राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति है ना। अब जिस भी दल को वह इच्छा से सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहे, उसमें ना तो कोई वो मुख्यमंत्री की सलाह लेगा, ना किसी मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा। ठीक है। अब है मुख्यमंत्री अपना बहुमत स्पष्ट करने के लिए समयावधि प्रदान करना। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि कई बार क्या होता है कि सरकार चलते चलते दोस्तों अपने ही विधायक बागी हो जाते हैं ना, उनका बहुमत खत्म हो जाता है। मान लो यहाँ पे हमारे जैसे अभी कांग्रेस का शासन है, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत इस बार तो मिला है, अगर ना मिला होता तो क्या करता कांग्रेस, जैसे मान लो कांग्रेस ने 2-3 पार्टियों को मिला के सरकार बनाई है ना। अब देख लो जैसे कि हमारी विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 200 सीटें। अब दल बनाने के लिए चाहिए 100 सीटें, है ना। तो मान लो कांग्रेस के पास तो 50 सीटें ही आई है ना। अब इस दल को जो इन्होंने अपनी तरफ किया है, उसके पास थी 20, इसके पास थी 10 और इसके पास थी 10, ऐसे मान लो, है ना। ऐसे करके कांग्रेस के पास कुल 100 सीटें हुई है। तो कई बार क्या होता है, विभिन्न बातों में मतभेद हो जाता है और ये जो दल इन्होंने कांग्रेस का साथ दिया है, ये पूरे दल सहित ही कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या करेंगे कि अभी तक तो कांग्रेस के साथ थे, इसलिए कांग्रेस की सरकार बन रही थी। मान लो ये 2 दल कांग्रेस से अलग हो गए, तो कितने विधायक चले गए? 30 विधायक चले गए। अब कांग्रेस के पास कितने बचे? 50 तो इसके थे और 10 एक दल के बच गए, तो 60 ही बचे। तो 60 दल में तो बहुमत नहीं होता है, तो क्या हो गया, कांग्रेस का विश्वास खत्म हो गया। मतलब अब कांग्रेस का बहुमत नहीं रहा, है ना। बहुमत नहीं रहा तो अब विपक्षी दल को जैसे ही इस बात का पता चलता है, तो विपक्षी दल क्या करता है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में ले आता है। और अविश्वास प्रस्ताव जब पारित हो जाता है, मतलब अविश्वास प्रस्ताव कब पारित होगा? जब कांग्रेस के पास में मतलब अपना बहुमत नहीं है, तो वो पारित ही होगा ना, क्योंकि उसको वोट देने वाले जो टोटल लोग उसके पास होने चाहिए वो नहीं है ना। तो अविश्वास प्रस्ताव जैसे ही पास हो जाएगा, उसकी सरकार गिर जाएगी, है ना। तो ये जो बहुमत, अब जैसे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जिस दल की सरकार है उसके विधायक दूसरे दल में जाने लगते हैं, या फिर उस दल से अपना जो समर्थन है वो वापस लेने लगते हैं। तो फिर क्या होता है कि अविश्वास प्रस्ताव आने वाला होता है, या फिर मुख्यमंत्री को या फिर राज्यपाल को वैसे भी पता चल जाता है कि परिस्थिति ऐसी हो गई, तो राज्यपाल स्वयं मुख्यमंत्री को बोलता है कि आप सदन में अपना बहुमत स्पष्ट कीजिए कि भाई बहुमत है तभी तो सरकार चलने देंगे, नहीं तो सरकार बनाने का क्या मतलब है अगर जनता आपके साथ ही नहीं है ना। तो वो बहुमत स्पष्ट करने के लिए राज्यपाल मुख्यमंत्री को कितना समय देगा, यह राज्यपाल के स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है। यहाँ पे वो किसी भी मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेगा। ठीक है। जब सरकार विधानसभा अपना विश्वास मत सिद्ध नहीं कर सके, विधानसभा में आएगा दोस्तों यहाँ पे, जब सरकार विधानसभा में अपना विश्वास मत सिद्ध नहीं कर सके तो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना। अब मान लो कि इनको बहुमत स्पष्ट करने के लिए समय दिया है ना, और उस समय के अंतर्गत ये अपना विश्वास मत साबित करने में असफल रहे, मतलब इनको 100 वोट चाहिए थे। ठीक है। अब ये 100 वोट इनको नहीं मिले, तो क्या हो जाएगा, तो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाएगा। यह भी किसकी इच्छा पर डिपेंड करता है? राज्यपाल की। मतलब जब सरकार को विधानसभा में विश्वास मत नहीं मिला, तो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना भी राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति ही मानी जाएगी। अनुच्छेद 200 के अनुसार किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अनुच्छेद 200 को राष्ट्रपति का परोक्ष निश्चिताधिकार बोलते हैं ना। तो यह भी राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर है कि वो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रख सकता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे अनुच्छेद 200 में रखा गया है ना। तो यह भी राज्यपाल की अपनी स्वविवेक की शक्ति पे डिपेंड करता है कि वह किस विधेयक को राष्ट्रपति की सूचना के लिए रखना चाहता है, राष्ट्रपति की वो समर्थन के लिए भेजना चाहता है, मतलब राष्ट्रपति के पास भेजना चाहता है। ठीक है। अनुच्छेद 167 के अनुसार विधानसभा से सूचना मांगना। अब अगर राज्यपाल को जरूरत होगी, वो विधानसभा से कोई सूचना मांगना चाहे, तो वो भी उसकी स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस विषय पर सूचना मांगना चाहेगा। ठीक है। 1 मिनट। तो ये 167 में भी अगर वह विधानसभा से कोई सूचना मांगना चाहे, तो ये भी मुख्यमंत्री की इच्छा पर ही डिपेंड करता है, राज्यपाल की इच्छा पर ही डिपेंड करता है कि वह किस विषय पर सूचना मांगना चाहेगा।
एक अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति की राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए अनुशंसा करना। तो ये भी हमने पढ़ा था दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियों में कि जब राज्यपाल लिखित में अनुशंसा राष्ट्रपति को कर देता है कि हमारे राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो ये अनुच्छेद 356 में लिखा गया था। तो अनुच्छेद 356 में कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन कब लागू करवाना है, कब राज्य की परिस्थितियाँ खराब हो गई है, यह देखना राज्यपाल की अपनी विवेक की शक्ति पर निर्भर करेगा। यह वह कभी भी मंत्रिपरिषद से पूछ के नहीं करेगा, राज्य की मंत्रिपरिषद से, क्योंकि राज्य की मंत्रिपरिषद तो कभी अलाउ ही नहीं करेगी कि हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे। ठीक है, तो यह भी राज्यपाल के स्वयं की इच्छा पर ही निर्भर करता है। और अनुच्छेद 239 में राज्यपाल पड़ोसी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक के रूप में स्वविवेकीय शक्तियों का इस्तेमाल करता है। ये भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर राज्यपाल को पड़ोसी राज्य के केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक अगर नियुक्त किया जाता है तो वो उसकी स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो वहाँ पे किस तरह से काम करेगा, है ना। वहाँ पे उसकी स्वविवेकीय शक्तियाँ कार्य करती हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त कुछ विशेष निर्देशों के अनुसार कुछ विशेष उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन करना पड़ता है। अब देखो, जो राज्यपाल होता है उनको राष्ट्रपति कुछ विशेष उत्तरदायित्व भी सौंपता है ना, और उस उत्तरदायित्व के लिए भी वह कोई भी निर्णय स्वविवेक से करता है। देखो दोस्तों, अभी किस तरह के उत्तरदायित्व होते हैं जो राष्ट्रपति राज्यपाल को देता है, जैसे कि असम जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान। अब हमने पढ़ा है कि जो हमारी 7 बहनें हैं, जो हमारे उत्तर पूर्व के 7 राज्य हैं, जैसे कि असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, है ना, मणिपुर, नागालैंड, है ना, अरुणाचल, ये जो 7 बहनें हैं इनमें जनजातियाँ बहुत सारी है ना। और इन जनजातियों के लिए दोस्तों वहाँ पे विशेष प्रकार के प्रबंध किए जाते हैं, है ना। तो वे इन जनजातियों के प्रशासन के लिए जो भी प्रावधान किए जाएंगे वो राष्ट्रपति राज्यपाल को उत्तरदायित्व देता है, और जहाँ राज्यपाल अपनी विवेकीय शक्तियों के अनुसार निर्णय करता है, जैसा भी उसे निर्णय करना होता है। अब महाराष्ट्र के विदर्भ विकास बोर्ड की स्थापना। देखो दोस्तों, महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र ऐसा है जो बहुत ज़्यादा अकाल से प्रभावित रहता है ना। तो वहाँ के लोगों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था यहाँ पे करनी पड़ती है, इसलिए विदर्भ विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब इस विदर्भ विकास बोर्ड को 1 साल में कितना फंड दिया जाएगा, किसानों की किस तरह से सहायता की जाएगी, किस तरह से वहाँ के किसानों को आत्महत्या करने से रोका जाए, ये सब कार्य वहाँ के राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्ति के रूप में राष्ट्रपति सौंपता है। ठीक है, जैसे गुजरात का जो राज्यपाल होगा उसके पास सौराष्ट्र और कच्छ रण क्षेत्र के विकास बोर्ड की स्थापना करेगा। जो गुजरात का राज्यपाल होगा वो वहाँ पे सौराष्ट्र और कच्छ रण क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अकाल पड़ता है ना। तो उसके विकास के लिए विशेष बोर्ड की स्थापना की जाती है वहाँ पे। तो वो कार्य भी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। वो भी राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति होगी। और है खानों की खोज हेतु लाइसेंस आवंटन प्राप्त न होने वाली रॉयल्टी के लाइसेंस आवंटन से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी के रूप में असम राज्य द्वारा स्वायत्त जनजातीय जिला परिषद को दी जाने वाली राशि का निर्धारण करना। अब देखो, हमें पता है कि जो असम वगैरह ये क्षेत्र हैं, यहाँ पे बहुत सारी खाने हैं दोस्तों, हमें ये भी पता है ना। और खानों के लिए लाइसेंस का आवंटन किया जाता है ना। तो देखो, यहाँ पे तो बेचारी जनजाति है, वो तो जानती ही नहीं है कि खाने क्या होती हैं, कैसे, उनके पास थोड़ी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो वहाँ पे खनन कर सके। ठीक है, उनको क्या करते हैं, वहाँ पे मजदूर बना दिया जाता है ना। और उनके बहुत सारे इनके जो भी घर होते हैं गांव के गांव वहाँ से बेदखल कर दिए जाते हैं ना। तो फिर क्या होता है कि जो भी नई खाने वहाँ पे आवंटित की जाती है उसके लिए लाइसेंस का आवंटन किया जाता है। तो अब लाइसेंस के आवंटन के लिए ज़रूरी है कि जिन जनजातियों का वहाँ से स्थानांतरण किया जा रहा है उनको कुछ रॉयल्टी तो दी जाए, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, स्वायत्त जनजातीय जिला परिषद को दी जाने वाली राशि का निर्धारण। इनके लिए दोस्तों इनके लिए दोस्तों स्वायत्त जनजातीय जिला परिषदें बनाई गई हैं इन जनजातियों के विकास के लिए, है ना। तो अब अगर किसी राज्य में खान है और खान के लिए लाइसेंस का आवंटन किया जा रहा है तो कितने पैसे तो वहाँ के मालिक को मिलेंगे, कितने इस जिला परिषद को मिलेंगे, ताकि वहाँ से जो लोग स्थानांतरित हो रहे हैं, जो लोगों को वहाँ से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कर सके। तो इनका निर्धारण कौन करेगा, इनका निर्धारण भी राज्यपाल ही करेगा। ठीक है, अब है नागालैंड में राज्य में कानून व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल विशेष प्रावधान करता है। नागालैंड, ऐसे कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जनजातियाँ बहुत सारी हैं और ये राज्य
हमारे बॉर्डर पे भी हैं दोस्तों, तो यहाँ पे विशेष रूप से कानून का प्रावधान करना पड़ता है, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, राज्यपाल विशेष प्रबंध करते हैं। और मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियाँ प्राप्त है। तो मणिपुर में जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के संबंध में भी राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियाँ प्राप्त है। ये कुछ क्षेत्र हैं दोस्तों, कुछ विशेष राज्य हैं जिनमें विशेष क्षेत्रों के प्रबंध के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियाँ प्रदान करता है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखना। अब है अनुच्छेद, तो अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा, अपन ने यहाँ पे ये पढ़ा कि 163 में तो राज्यपाल के कार्यों में सहयोग और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और उस मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, है ना। और राज्यपाल नॉर्मल सिचुएशन में उस मंत्रिपरिषद की इच्छा के अनुसार ही कार्य करेगा, लेकिन कुछ राज्यों, कुछ विशेष मामलों में राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियाँ प्राप्त है। ये हमने 163 में पढ़ा, और वही स्वविवेकीय शक्तियाँ हमने यहाँ पे पढ़ी है कि कौन कौन से स्वविवेकीय शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 164। 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा वह मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल क्या करेगा, फिर सबसे पहले तो राज्यपाल के कार्यों में सहयोग सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद बन गई, वो चुनाव द्वारा नियुक्त होकर आ गई। अब राज्यपाल क्या करेगा, सबसे पहले एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, मतलब जिस भी दल को बहुमत प्राप्त हुआ है उस दल के नेता को वो मुख्यमंत्री बना देगा। फिर मुख्यमंत्री के परामर्श से मुख्यमंत्री जिसको कहेगा वह मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर देगा। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ये हमें पता है कि मुख्यमंत्री कौन होता है, विधानसभा में जिस दल को बहुमत मिला होता है उसका नेता बनता है मुख्यमंत्री। तो ये था दोस्तों हमारा मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री से रिलेटेड अनुच्छेद हमने यहाँ पे पढ़े 163 और 164 में मुख्यमंत्री के बारे में बातें दी गई हैं, और यहाँ पे हमने पढ़ी राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियाँ। तो ये दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियाँ कौन सी है। देखो, एक तो राज्य विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना होने पर किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना। दूसरा कि बहुमत स्पष्ट करने के लिए मुख्यमंत्री को समयावधि देना। तीसरा, विश्वास मत प्राप्त न होने पर क्या करना, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना। चौथा, अनुच्छेद 200 में किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना, और अनुच्छेद 167 में विधानसभा से सूचना मांगना। 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवाना, और 239 में पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यभार को संभालना। और कुछ उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं जो विशेष जनजातीय क्षेत्रों के लिए होते हैं। ये मुख्यमंत्री की विशेष शक्तियाँ होती है जिनका प्रयोग वह स्वविवेक के माध्यम से करता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।